लिस्ट में शुमार है, जहां पूरी टीम ऐसे ही लोगों की है। मैनेजर देवाशीष दास और उनके सहयोगी विपिन को छोड़कर इंडिया इंक की कई कंपनियों ने पाया है कि सुनने में अक्षम लोग अपनी अक्षमताओं के बावजूद काबिलियत के दम पर नौकरियों में बेहतर योगदान दे रहे हैं और इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की अच्छी खासी मांग भी है। ये ऑनेस्ट हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग हैं और ये सिंसियर हैं अपने जॉब के प्रति। अपने काम को के साथ कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो करना है वो करते हैं, कभी नहीं देखते कि आज का काम कल करें, आज ही ख़त्म करके जाते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट है इनका जॉब का। आज अधिकांश कंपनियां इन जैसी काबिलियत वाले लोगों की तलाश में हैं, क्योंकि इन लोगों की दूसरी इंद्रियां ज़्यादा कारगर होती हैं और ऐसे 90% लोगों में काम के प्रति अधिक निष्ठा होती है। ये लोग निष्ठावान, काबिल और जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं। साथ ही इनकी नौकरी छोड़ने की दर सक्षम कर्मचारियों से कम है। यही सारी चीजें ऐसे लोगों को शुरुआती स्तर के बीपीओ के लिए योग्य उम्मीदवार बनाती हैं। इंडिया इंक का यह कदम स्वागत योग्य है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जहां एक और हर तरह से सक्षम होने के बावजूद भी हम अपने काम और अपने जीवन के प्रति अपनी निष्ठा को कायम नहीं रख पाते हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी अक्षमताओं के बावजूद भी ये लोग अपने काम के प्रति इसी निष्ठा को कायम रखे हुए हैं और इनकी यही निष्ठा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। शुभ समाचार के लिए कैमरा पर्सन पंकिल के साथ मैं नीतू मल्होत्रा। खबरों की शुरुआत सरकार की बहुचर्चित योजना मिड डे मील से। ये योजना शुरू से ही सुर्खियों में रही है। यूं तो इसकी शुरुआत गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने की और उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए की गई थी, मगर कुछ स्वयंसेवी और धार्मिक संस्थाओं ने सरकार की इस योजना को पौष्टिकता और सामाजिक समरसता का मंत्र बना दिया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज से करीब 22 साल पहले जब मिड डे मील के विचार को हकीकत में बदलना शुरू किया गया, तो दक्षिण के कई राज्यों में अचानक स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा। विद्यार्थियों की इस बढ़ोतरी का सुखद पक्ष ये था कि इसमें लड़कियों की संख्या अधिक थी। बच्चों को अच्छा पोषण और अच्छी शिक्षा किसी भी देश के लिए जरूरी है, लिहाजा भारत सरकार ने इसे केंद्रीय योजना के रूप में अपना लिया और आज दुनिया की सबसे बड़ी मिड डे मील योजना बन गई है। इसके बारे में बताते हुए कर्नाटक के शिक्षा सचिव विजय भास्कर कहते हैं, This is the largest such program in the world and largest such program in the country itself. After about 6 years of this program, the latest data, the census which we did in 2007, shows that the number of children who are out of school has reduced to 70,000. So from 1 million, it has come down to 70,000. So this, I would largely say the impact is due to the midday meals. सरकार की इस योजना को अब हरे कृष्णा, इस्कॉन और अक्षय पात्रा जैसे धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपनाकर इसके दायरे में देश भर के छात्रों को शामिल कर लिया है। सिर्फ हरे कृष्णा की हैदराबाद की आधुनिक रसोई में 8,20,000 बच्चों के लिए खाना तैयार होता है, तो अक्षय पात्रा की इसी तरह की 17 रसोइयों में 7 राज्यों के 6,000 स्कूलों के 10 लाख बच्चों के लिए खाना बनता है। वहीं इस्कॉन मुंबई के 600 स्कूलों के 1 लाख बच्चों को खाना खिला रही है। इस रसोई को ग्रेविटेशनल किचन कहते हैं और ये किसी 5 सितारा होटल की रसोई से कम नहीं है। इसमें खाने की गुणवत्ता और पौष्टिकता भी उसके बराबर है, मगर ये खाना अपने में ईश्वरीय दिव्य शक्ति को भी समेटे हुए है। We definitely feel that there's a divine touch in the food that comes out of these kitchens. दिव्य शक्ति युक्त भोजन को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए इन संस्थाओं ने विशेष गाड़ियां बनाई है, जो इस खाने को लेकर लंच के वक्त देश भर के स्कूलों में पहुंचती है। साथ ही साथ इन संस्थाओं ने अलग अलग राज्यों के लिए खाने का मेनू उस राज्य की रुचि को ध्यान में रखकर तैयार किया है। ये संस्थाएं सरकार से इस कार्य के लिए कोई मदद नहीं ले रही हैं। भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता और स्वादिष्टता के चलते स्कूलों के गरीब विद्यार्थियों के साथ ही अमीर विद्यार्थी भी इस खाने का आनंद उठा रहे हैं, जिससे सामाजिक समरसता की एक नई मिसाल कायम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।
अशिक्षा और बेरोजगारी ने जन्म दिया है एक ऐसे नासूर को जिसे आज हम नक्सलवाद कहते हैं। पूरा देश नक्सलवाद से जूझ रहा है, जिसकी जड़ अशिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलना है। भारत में 7 नक्सलवाद प्रभावित ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षा का स्तर सबसे नीचे है। लेकिन कैसे अब इन इलाकों में भी कुंतल घोष जैसे शिक्षक फैला रहे हैं शिक्षा की रोशनी, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। खुद गृह मंत्री पी चिदम्बरम मानते हैं कि भारत को बाहरी ताकतों से ज्यादा देश के अंदर पनप रहे नक्सलवाद से खतरा है और इससे निपटना बेहद जरूरी है। इस नक्सलवाद से निपटने के लिए अब शिक्षा को हथियार बनाया है 24 परगना के कुंतल घोष ने। घोष एक रिटायर्ड टीचर हैं और अब अपने गांव के गरीब और अनाथ बच्चों के लिए विद्यासागर आवासीय शिशु शिक्षा विद्यालय के नाम से स्कूल चला रहे हैं। इस स्कूल को बनाने के लिए कुंतल घोष ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और आज भी घोष अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा इस स्कूल के रखरखाव में खर्च कर रहे हैं। ভাবছি আমি তো খুব গরিব পরিবার থেকে আস্তে আস্তে ধনীর দিকে এগিয়েছি, তা আমি একটা এমন প্রতিষ্ঠান করব যে প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমার মতো তারা যদি জীবনে দাঁড়াতে পারে, তারাও যদি আগামী দিনে এইরকম সেবামূলক কাজে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে এই সোর্সটা যদি চলতে থাকে তো সমাজে অনেক কিছু উপকার হতে পারে। সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে আমি রিটায়ার করার পর এই প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তুলি। इस स्कूल में फिलहाल 12 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं, जो सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की स्थिति में नक्सलवाद की चपेट में आ सकते थे। लेकिन इस स्कूल ने इन बच्चों के भविष्य को सुधारने की तरफ एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके रहने और खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सभी सहूलियत मिल सके और इन अनाथ बच्चों को घर जैसा वातावरण मिल पाए। দেশে মা বাবারা খুব উৎপাত করতে বলে আমি এখানে পড়তে এসেছি। এখানে এই যে মাস্টারমশাই তোমাকে পড়াচ্ছে কেমন লাগছে? কত বছর ধরে পড়ছো? 4 বছর ধরে পড়ছি, খুব ভালো লাগছে। কিছু মাস্টারমশাইরা কি কি দেয়, সাহায্য করেন? হ্যাঁ। কি কি তোমাদের দেয়? যে সামনে পুজো আসছে, পুজোর সময় কি? পুজোর সময় জামা প্যান্ট যখন যা কিছু দরকার হয় সব কিনে দেয়। कुंतल घोष की पहल तो एक शुरुआत है। अगर आज हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए घोष जैसे प्रयास करने जरूरी हैं, जिससे इन संवेदनशील इलाकों में शिक्षा की अलग जग सके और इन इलाकों के बच्चों को भी रोजगार के नए अवसर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब जटिल ब्रेन ट्यूमर का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। एम्स ने 28 करोड़ में रेडिएशन की नई मशीन खरीदी है। इस मशीन से जटिल ट्यूमरों को भी शरीर से बाहर निकालना संभव होगा। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। जी हाँ, अब बिना चीड़-फाड़ किए जटिल ट्यूमरों को भी शरीर से बाहर निकालना आसानी से संभव है। एम्स ने इसके लिए गामा नाइफ परफेक्शन मशीन खरीदी है, जिसकी सहायता से 5 दिन की बजाय 2 दिन में गामा नाइफ सर्जरी की जाएगी, जिसके चलते इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा मरीजों को मिल सकेगा। इस पर एम्स के डॉक्टर A.K. महापात्रा ने हमें बताया। रेडिएशन का असर आते 1 से 1.5 साल लग जाता है, तो हम इसमें ये करते हैं कि एक हाई डोज रेडिएशन ट्यूमर को देते हैं और पेशेंट सुबह आता है और दोपहर को और आफ्टरनून में चले जाता है। तो इट इज़ नॉट इवन पेशेंट डजंट रिक्वायरमेंट एडमिशन। सो इस बहुत हेल्प करते हैं पेशेंट को। इस मशीन के जरिए गामा किरणों से ट्यूमर को जला दिया जाता है। MRI मशीन के जरिए यह देखा जाता है कि ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर है। उस जगह के अनुकूल कैप बनाई जाती है और कैप के जरिए सिर्फ ट्यूमर वाली जगह पर ही गामा किरणों को डाला जाता है। गौरतलब है कि गामा नाइफ मशीन को चलाने के लिए एम्स के 6 डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। नई मशीन से सर्जरी की पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। एक सिटिंग में ही ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ 75,000 रुपए ही खर्च करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, रेडिएशन की इस नई मशीन के आने से जहां ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज आसानी से हो सकेगा, वहीं मरीजों को अब इसके इलाज के लिए कम खर्च भी करना होगा। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं भारती शर्मा। अब बात एक ऐसे स्कूल की जो अति पिछड़ी जाति मुसहरों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब ना थी। उन बच्चों को स्कूल का सपना देखना भी गुनाह था।
आज उस सपने को हकीकत में बदला है शोषित समाधान केंद्र ने, जो मुसहर जाति के करीब 200 बच्चों का नया ठिकाना बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट। आर्थिक रूप से अति पिछड़ी जाति में शुमार मुशहर जाति पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी क्षेत्र में रहती है। उपेक्षा और गरीबी के चलते इस जाति के लोग आज भी अपना पेट चूहे खाकर भरने को मजबूर हैं। जिसके लिए 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, उसके लिए पढ़ाई के बारे में सोचना भी गुनाह है। लेकिन पटना के जे.के. सिन्हा ने मुसहरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए शिक्षा को हथियार बनाया। सिन्हा ने मुसहरों के बच्चों के लिए मुफ्त आवासीय स्कूल की स्थापना 2007 में की, जहां आज करीब 200 बच्चे समाज में प्रतिष्ठा के साथ शिक्षा ले रहे हैं। मैं एक स्कूल खोलूं, रेसिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल, जहां इन बच्चों को, ये मुसहर बच्चों को सब सुविधा दूं जो हमने पाया जब मैं स्कूल में था, या हमने जो अपने बच्चों को दिया जब वो स्कूल में थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जब +2 कर लेंगे तो इनके लिए 21वीं सदी की सब द्वारें, सब दरवाजे खुल जाएंगे। शोषित समाधान केंद्र में पढ़ रहे इन बच्चों के हौसले और पढ़ाई के प्रति इनके लगाव को देखकर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब ये बच्चे अपने माँ बाप सहित स्कूल और इसके संस्थापक का सिर गर्व से ऊंचा कर सकेंगे। समाज के पिछड़े तबके को आगे लाने के लिए ऐसे प्रयासों का होना बेहद सराहनीय है। उम्मीद है हमारे देश में ऐसे प्रयास लगातार होते रहेंगे। हम सभी को अपने मन में ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे संकल्प ही बनाते हैं एक बेहतर कल को। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अशोक के साथ मैं निकिता सक्सेना। अब बात कला जगत की। एक ऐसे समय में जब अधिकांश चित्रकार प्राचीन दुनिया की रहस्यमय भाषा से ऊब चुके हों, तब शुभदर्शिनी सिंह सरीखे चित्रकार बहुत सुलझी हुई चित्र भाषा का सहारा लेकर दर्शकों को योग शल्य और स्वास्थ्य के रंग आकाश की सैर कराती हैं। आइए हम आपको भी ले चलते हैं शुभदर्शिनी के चित्रों की उस प्रदर्शनी में, जहां आप देख सकते हैं भारतीय पौराणिक चिकित्सा प्रणाली से लेकर आधुनिक चिकित्सा शास्त्र को चित्रों में समाये हुए। सुश्रुत, अजीवक, पतंजलि और शालिहोत्र में क्या समानता थी? जी हाँ, ये 5 मशहूर प्राचीन भारतीय डॉक्टर थे। शल्य क्रिया के जनक सुश्रुत तो आयुर्वेद के ज्ञाता चरक, महात्मा बुद्ध के निजी डॉक्टर अजीवक तो योग के भाष्यकार पतंजलि को तो सब जानते हैं, मगर भारत के पहले जानवरों के डॉक्टर शालिहोत्र का नाम हो सकता है आप नहीं जानते हो। इनके चित्र तो आपने निश्चित ही नहीं